हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया और इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह के जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे, इसने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों के द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी और जिसने दावा नल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट, याद रखिएगा, जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु इसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम है मणिकर्णिका, याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका और इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष के उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 ईस्वी में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। याद रखिएगा, लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का जो प्रारंभ है 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को
कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना धोधो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति यानी कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बिल्कुल सहायता मिली थी और अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे, इनका समय 1814 से 1859 है, याद रखिएगा। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। रामचंद्र पांडुरंग इनका दूसरा नाम है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था, योला, याद रखिएगा। और उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, यानी सो रहे थे। यहां से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद के जगदीशपुर से संबंधित थे, यानी वर्तमान भोजपुर जिले से। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र, याद रखिएगा, कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। देखिए, अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, याद रखिएगा। किसने? मिर्जा गालिब ने। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, यानी मुझे कल ही निकलना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा, जो कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया विद्रोह में सम्मिलित हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होता या करना पड़ जाता, यानी कल ही मुझे भारत को छोड़ना पड़ जाता। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश के या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी चपेट में नहीं ले पाया। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब और पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है, याद रखिएगा। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका समय है 1856 से 1862 ईस्वी।
विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडिया हाईकोर्ट एक्ट के द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। ये सभी बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्काउंट पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, 1857 के क्रांति के समय विस्काउंट पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे, बिहेवियर निभाते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी आर होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, यानी एस.एन. सेन, नाम याद रखिएगा। और इनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार के द्वारा आर.सी. मजमूदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक, याद रखिएगा, द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजमूदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। याद रखिएगा, इन्होंने ही यह बात कही थी। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने रजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन के द्वारा पूरे नहीं किए जा सके।
1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यानी पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856, बी ऑप्शन। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। प्रश्न संख्या सेकंड है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था आपको बताना है। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, बी ऑप्शन। और थर्ड नंबर है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहां पर, आप बताइए। तो सही जवाब है बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे, इन्होंने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। प्रश्न संख्या 4 है, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? तो सही जवाब है बैरकपुर। 5 नंबर है, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था। देखिए जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की और 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। याद रखिएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 6 नंबर है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो सही जवाब है बख्त खान को, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद 7 नंबर को डिस्कस करेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था और ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था। कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। प्रश्न संख्या 7 है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, डी ऑप्शन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। 8 नंबर है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो सही जवाब है मेरठ से, सी ऑप्शन। 1857 के क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहां की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी।
9 नंबर है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो सही जवाब है मेरठ से, डी ऑप्शन। 10 नंबर है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील किया कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई। 11 नंबर है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। याद रखिएगा, कमल और रोटी। 12 नंबर है 1857 के स्वतंत्रता के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो सही जवाब है दिल्ली, सी ऑप्शन। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीनों की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। 13 नंबर है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। इन्होंने जन्म कहां लिया था? वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका और इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 14 नंबर है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में ही इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। 15 नंबर है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? तो ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है स्थित है। 16 नंबर है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसके साथ करना पड़ा? तो सही जवाब है हीरोज के साथ। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरो से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत जो है अकेली मर्द है। 17 नंबर है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध। याद रखिएगा, लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है, बेगम ऑफ अवध ने किया।
आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कौन थी? बेगम हजरत महल। 19 नंबर है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल। 20 नंबर है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली, डी ऑप्शन। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहां के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। प्रश्न संख्या 21 है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहां से? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 45,000 सैनिक सेना में थे। 22 नंबर है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। कमांडर इन चीफ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के, याद रखिएगा। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। 24 नंबर है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिस अंग्रेज के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? सही जवाब क्या है बताइए? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सही जवाब है तात्या टोपे, यानी डी ऑप्शन। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए थे, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदोपंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से जो है वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से जो है हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हिरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें जो है हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में वे शयन कर रहे थे, यानी सो रहे थे, और यहां से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका नाम वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे, याद रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 26 नंबर है,
कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वहां 1800 याद रखिएगा, कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो सही जवाब है बिहार। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। याद रखिएगा, उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना शाह की मदद के लिए कालपी की ओर आगे बढ़े और वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 27 नंबर है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो सही जवाब है आरा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान बताइए, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू कुंवर सिंह, बी ऑप्शन। और 29 नंबर है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन। 30 नंबर है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो सही जवाब है बिहार से। 31 नंबर है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो आपको मालूम है, सही जवाब है कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपको मालूम है, सही जवाब है कुंवर सिंह। देखिए कितना प्रश्न जो है एक ही प्रश्न को रिपीट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। और 33 नंबर, देखिए बीपीएससी में तो ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो 1857 की क्रांति है, इसमें बिहार की क्या भूमिका रही, बिहार से कितने लोगों ने क्रांति में जो है अपना योगदान दिया था, किन लोगों ने मतलब किस क्षेत्र को अपना नेतृत्व प्रदान किया था, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न पूछा गया, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो सही जवाब है कुंवर सिंह, ए ऑप्शन। और 34 नंबर भी वही प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। 35 नंबर है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? तो आपको मालूम है, राजपूत कुंवर सिंह। पटना यानी बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन ली गई थी, फलस्वरूप उन्होंने अपने शेष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। और जो उन्होंने कहने का मतलब है कि उनकी जो जमींदारी थी कंपनी की नीतियों के कारण छीन ली गई थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी, यानी इसका रोष जो है विद्रोह के रूप में निकाला। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों के द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने जो है इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान और जियोधर सिंह ने गाया में विद्रोहियों को जो है संगठित किया था, याद रखिएगा। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था? असम में आपको बताना है, असम में 1857 के क्रांति का जो नेता था उनका नाम था दीवान मन्नीराम दत्त, ए ऑप्शन।
असम में 1857 के क्रांति के समय वहां के दीवान मानीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की जो है शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। 37 नंबर है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। वो कौन सा केंद्र था आपको बताना है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। सही जवाब है, बताइए, जगदीशपुर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर के द्वारा दबा दिया गया। 38 है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, कौन था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था औवा के ठाकुर कुशल सिंह, डी ऑप्शन। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो सही जवाब है जयपुर, बी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। शेष स्थल जो दिए गए हैं ऑप्शन में 1857 की क्रांति से संबंधित है। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए शहादत खान इसका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 41 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह, यानी ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह, मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का जो है आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और मतलब कि दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध जो गिरफ्तारी है, इनके गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। तो गिरफ्तारी के लिए कितना रुपए इनाम रखा गया था इन पे, तो 50,000 रुपए का। 42 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, तो मिर्जा गालिब यानी सी ऑप्शन। 43 है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था कहां, आगरा। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 44 नंबर है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, तो सही जवाब है भगत सिंह, डी ऑप्शन।
भगत सिंह ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। 45 है, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? तो उधम सिंह का। सी ऑप्शन, उधम सिंह। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में और मौलवी अहम अब्दुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। 46 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 47 है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के जो शिक्षित थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह से अपने को क्या किया? अलग रखा। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे विदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा, और इस मामले में 1857 के क्रांति अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। 48 है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो सही जवाब क्या है? निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो देखिए इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी साहूकार और जमींदार। ठीक है, इन लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। 1857 का विद्रोह जो है बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी चपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों के शक्ति से जो है भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता ने क्या किया? ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना जो है सूदखोर साहूकार थे। ग्रामीण जनता, इन्होंने हमले का जो निशाना बनाया सूदखोर
जो सूदखोर थे, जो मतलब कि अधिक लगा लेते थे, उनसे सूद पे ब्याज से ज्यादा पैसे वसूल करते थे, तो सूदखोर साहूकार इन्हें निशाना बनाया इन ग्रामीण जनता ने, और इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। 49 है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बताइए, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका सही जवाब है चित्तौड़, बी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ जो है प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। और इन केंद्रों की अगुवाई झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर का वीर कुंवर सिंह और लखनऊ का बेगम हजरत महल ने की थी। याद रखिएगा। 15 नंबर है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो याद रखिएगा, केवल कौन? याद रखिएगा मुंगेर, केवल मुंगेर, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केवल मुंगेर जो है अप्रभावित रहा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। 51 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए बख्त खां का जो संबंध है किससे है? बख्त खां का दिल्ली से। मौलवी अहम अब्दुल्ला का जो संबंध है, बताइए कहां से है? अवध। कुंवर सिंह का आरा और नाना साहब का कानपुर से। यानी 51 का सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। यहां पे हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बख्त खां का जो संबंध है दिल्ली से है, मौलवी अहम अब्दुल्ला का जो संबंध है अवध से है, कुंवर सिंह का आरा और नाना साहब का कानपुर। 52 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, झांसी का जो संबंध रहा किससे? तो झांसी का रानी लक्ष्मीबाई से। लखनऊ का आपको मालूम है बेगम हजरत महल से। और बताइए कानपुर का जो संबंध रहा किससे रहा? तो कानपुर का संबंध अजीमुल्ला खां से। और फैजाबाद का जो संबंध रहा किससे? मौलवी अहमद शाह से। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पे फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर और फतेहपुर में अजीमुल्ला खां तथा फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह यानी मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह के नेतृत्व इन लोगों ने इन स्थानों का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है किस क्षेत्र का किसने नेतृत्व किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर और फतेहपुर में अजीमुल्ला खां और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह या मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह ने नेतृत्व जो है किया था। 53 है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था किसने, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। एक बार आप देख लीजिए, 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, आपको मालूम है इसका जवाब क्या होगा? ई ऑप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 ईस्वी में हुआ। यहां पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। क्या यह सही है? बिल्कुल। तो एक से अधिक जो है ऑप्शन में सही जवाब होगा, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा, फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहम अब्दुल्ला ने दिया था, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। इनके पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था।
इसलिए दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। 54 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम और दूसरे तरफ स्थान दिया गया है, तो मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। नाना साहब, इनका संबंध है कानपुर से। ठीक है, नाना साहब का संबंध है कानपुर से, यानी इनका जो स्थान रहा इस क्रांतिकारी के जो स्थान है वो नाना साहब जो क्रांतिकारी के रूप में थे और इनका जो स्थान था कानपुर था। नवाब हामिद अली खान का जो क्षेत्र था वो था दिल्ली, याद रखिएगा। और मौलवी अहमद उल्लाह इनका जो क्षेत्र रहा वो था लखनऊ और मनीराम दीवान का जो क्षेत्र था वो था असम। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ठीक है, दोबारा से इसको जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नाना साहब का जो संबंध है कानपुर से, नवाब हामिद अली खान याद रखिएगा, नवाब हामिद अली खान और किसका संबंध दिल्ली से रहा, दिल्ली का संबंध जिन लोगों से रहा उसको याद रखिएगा। और मौलवी अहमद उल्लाह यानी मौलवी अहमदुल्लाह शाह इनका जो संबंध है लखनऊ से है और मनीराम दीवान का संबंध असम से है। तो देखिए कहीं कहीं जो है मौलवी अहमद उल्लाह दिया जाएगा या कहीं कहीं आपको मौलवी अहमदुल्लाह शाह। तो इन दोनों नाम मतलब ये जो दो नाम है इनमें कंफ्यूजन नहीं, आपको मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होना है, तो कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, दोनों एक ही नाम है, मौलवी अहमद उल्लाह या मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ये दोनों एक ही नाम है और इनका संबंध लखनऊ से है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था इसको ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ये सभी बातें ध्यान रखना है। 56 है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 57 है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको मालूम है सही जवाब है कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको मालूम है सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। 59 है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हेरसे, सी ऑप्शन। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। 60 नंबर है 1857 में किसने 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 61 है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न, बी ऑप्शन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टर्न हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्काउंट पामस्टर्न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और उसका कार्यकाल 1855 से 1858 और 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 62 है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? 1857 के विद्रोह से किसका नाम जुड़ा नहीं हुआ है? तो बताइए किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब है उपयुक्त सभी, कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल वेलेस, इन सभी का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। तो दिए गए विकल्प में कोई भी 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो 1857 का विद्रोह था असफल रहा। तो कारण याद रखिएगा, और तत्कालीन कारण क्या थे यह भी ध्यान रखना है। असफल के कारण, असफलता के कारण क्या था इसको ध्यान रखिएगा। और 1857 के जो विद्रोह है इसके शुरुआत की तत्कालीन कारण क्या था इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई और 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह थे, ये कमजोर थे और उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय क्या करते थे, दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक समष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 64 है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों हुआ? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि क्यों हुआ, इसका कारण क्या था आपको मालूम है? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। जो असफल हुआ इसका जो कारण है सभी है। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हो, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए अकेले जो है कह सकते हैं यह अकेली कमजोरी नहीं थी और यह कह सकते हैं अकेले वीकनेस नहीं था। भारतीय सिपाही बहादुर और स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बंबई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त नहीं, अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंती तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। ठीक है, यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। रणनीति और रण कौशल के दृष्टि से भी अंग्रेजी जो सेनाएं थी, जो अंग्रेज थे, भारतीय विद्रोहियों को बहुत मतलब इनसे ये बहुत आगे थे और भारतीय विद्रोहियों को दबाने में इनकी जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इनको जो भारतीय विद्रोही थे इन अंग्रेजी सेनाओं ने इनको दबाने में बहुत जो है सफलता प्राप्त की। वे भारतीय सिपाहियों के तुलना में अधिक सुसज्जित थे। 1857 के विद्रोही की या 1857 के जो विद्रोह था इसके सफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। 65 है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों रहे? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। 66 है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? 4 ऑप्शन है, आप बताइए कि किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, यानी सी ऑप्शन 2, 3 एंड 4। देखिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकल्सन घायल हुए थे।
23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। 67 है, कथन एक कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण का कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में या बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ए यानी क और का दोनों सत्य है। का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों के द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा। आगे बढ़ते हैं। 68 है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की जो है संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का जो है परिणाम बताया है। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार केवल यह सैनिक विद्रोह था। याद रखिएगा, जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार केवल यह सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 69 है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन था? तो वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 70 नंबर है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? 1857 के स्वतंत्रता को प्रथम 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? आपको मालूम है, सही जवाब है वी.डी. सावरकर। 71 है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, एस.एन. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में जो है प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा। 72 है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, नाम था सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के कारणों की जो है इसमें चर्चा की गई थी। 73 है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? आर.सी. मजमूदार से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर.सी. मजमूदार ने अपनी पुस्तक द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से जो है इनकी जो पुस्तक थी द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, इसको स्वतंत्र रूप से इसको स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया गया था और मजमूदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था।
तो इनके पुस्तक को मतलब जो इन्होंने पुस्तक लिखा था, इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा और कब प्रकाशित हुआ था और इन्होंने इसमें क्या कहा था, ये सभी बातें ध्यान रखना है। देखिए 74 में पूछा गया किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा आर.सी. मजमूदार। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। 75 है 1857 के क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? 1857 के क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी एक अवधारणा जो है सही दिया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई और इसकी शासन प्रणाली में भी आमूल जो है परिवर्तन किया गया। और 1857 के क्रांति के संदर्भ में जो सही विकल्प है वो सी की अवधारणा सही है। 76 है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 77 है समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? बताइए। समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने की जो आश्वासन दिया था, लेकिन निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, आपको यह बताना है। तो सही जवाब है रियासतों को हड़पने की नीति जो है समाप्त कर दी गई। यानी जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, रियासतों को हड़पने की नीति जो है इनके द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। तो ये जो है पूरा हुआ था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे जो है क्राउन के अधीन कर दिया गया और इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 78। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना। और तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो सही जवाब है केवल पहला और दूसरा कथन। तो उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की कि जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा और उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा जो है चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दे दी गई,
जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया के द्वारा की गई घोषणा के द्वारा देशी राजाओं को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी। देखिए, ब्रिटानिका के द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पृष्ठ 261 पर लिखित है। क्या लिखित है आप देख लीजिएगा। द अनाउंसमेंट रिजर्व लॉर्ड डलहौजीज प्रीवियर पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सेशन। तो इस तरह से जो है इस पे यह लेख जो है उल्लेखित है, एक बार इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो सही जवाब है, बताइए, पील आयोग। याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यानी पील आयोग का गठन किया था, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से चयन किया आपको बताना है। तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। सही जवाब है सी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत के थे, यानी यूपी के। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी और इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर जो है आधारित था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अन्य जन आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, आप वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।